जय हिंद साथियों, IQ प्राइम एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये हर एग्जाम में एक अच्छी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिनको आज हम बोर्ड के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में बता दो आपको। मेवाड़ उदयपुर संभाग के जो भी जिले आते हैं वो चित्तौड़ रियासत में ही शामिल हैं। जैसे मेवाड़ में उदयपुर है, उदयपुर संभाग के सभी क्षेत्र। उदयपुर संभाग में कौन कौन से क्षेत्र हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं। मेवाड़ की स्थिति के बारे में बताऊं दोस्तों, ये हमारा राजस्थान का टेरिटोरियल मैप है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है उदयपुर का। ये वाला क्षेत्र उदयपुर का क्षेत्र है, जिसे वर्तमान में उदयपुर कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो मेवाड़ के इतिहास की आज की क्लास रहेगी। इसके प्राचीन नाम है, मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है वो है मेदपाट, प्रागवाड़ और शिव जनपद। दोस्तों, इनको तीनों नामों को मिलाकर आज हमें एक नया नाम देखने को मिलता है, वो है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में जिले कितने हैं? 5, जिसमें है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। प्राचीनतम की दृष्टि से देखें तो ये प्राचीन नाम है प्रागवाड़, शिव जनपद, और मेदपाट। प्राचीन दृष्टि से देखें तो राजस्थान मेवाड़ रियासत के 3 प्राचीन नाम है, शिव जनपद और प्रागवाड़ और मेदपाट। इसमें प्रमुख 2 शाखाएं हुई। एक शाखा थी गुहिल वंश और दूसरी शाखा थी सिसोदिया वंश। गुहिल वंश की स्थापना 566 में गुहादित्य ने की। किसने की दोस्तों? गुहादित्य ने। 566 में। इधर सिसोदिया का वंश चलता है रतन सिंह के बाद में। उसका राजा था हमीर। इसका पहला राजा हुआ बप्पा रावल। के बारे में बता दूं, इसका जो मूल नाम था वो था कालभोज। वही कालभोज जो आप अनेक वीडियो और किताबों में पढ़ते हैं। कालभोज के बारे में बताऊं दोस्तों, ये 734 को मानमोरे से चित्तौड़गढ़ का किला जीता था और उसके बाद लड़ता हुआ गजनी तक गया। गजनी के राजा सलीम को हराकर अपने भांजे को वहां का सुल्तान नियुक्त किया। 734 में मानमोरे को हराया और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। गजनी तक लड़ता हुआ गजनी तक गया और गजनी के राजा सलीम को मारकर अपने भांजे को गजनी का राजा नियुक्त किया। पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी। वो रावलपिंडी शहर इसी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो थोड़ा सा और बैकग्राउंड करते हैं तो इसकी राजधानी थी नालंदा।
नागदा में इसने, इसकी राजधानी थी नागदा, और नागदा में इसने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। जो ये मेवाड़ के जो भी राजा हुए वो अपने एकलिंग जी के दीवान मानते थे। इसकी राजधानी थी, फर्स्ट राजधानी थी नागदा। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। और एकलिंग जी के मंदिर बनवाने के बाद मेवाड़ में 115 ग्रेड के 115 ग्रेड के सोने के सिक्के चढ़ाए, सोने के सिक्के चढ़ाए 115 ग्रेड के। और 734 में मानमोरे को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और लड़ता हुआ गजनी तक पहुंचा। गजनी के राजा सलीम को हराकर अपने भांजे को नियुक्त किया। और पाकिस्तान का जो मशहूर शहर रावलपिंडी, जो रावलपिंडी शहर है पाकिस्तान का, वो बप्पा रावल के नाम से रखा गया है। उसके बाद दोस्तों 500 नागदा को अपनी राजधानी बनाई और नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ये जो मेवाड़ के जो भी देवता राजा हुए वो एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे। इसी के साथ बप्पा रावल की समाप्ति। दूसरा राजा देखते हैं। दूसरा राजा है अल्लट। इस राजा को हम शॉर्ट ट्रैक के साथ पढ़ेंगे। अल्लट आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और आहड़ में नौकरशाही की स्थापना की और हूण वंश की जो राजकुमारी थी हरिया, उससे विवाह किया। ऐसे आहड़, ऐसे आलू, इसका जो वास्तविक नाम था वो था आलू रावल। आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण कराया, वराह मंदिर का निर्माण कराया। और जो हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, हूण वंश की जो राजकुमारी थी हरिया, हूण वंश की राजकुमारी हरिया से विवाह किया, हरिया से विवाह किया। हूण वंश की राजकुमारी, हूण वंश की राजकुमारी हरिया से विवाह किया और चित्तौड़ में नौकरशाही की स्थापना की, नौकरशाही की स्थापना की। दूसरा राजा था हमारा अल्लट। इसका जो वास्तविक नाम था वो था आलू रावल। और इसने आहड़ को तो अपनी दूसरी राजधानी बनाई और जो बप्पा रावल के समय जो राजधानी थी वो थी नागदा और इसके समय जो राजधानी थी वो थी आहड़। आहड़ में इसको वराह मंदिर का निर्माण करवाया और वराह मंदिर का निर्माण करवाने के बाद जो चित्तौड़ में वो नौकरशाही की स्थापना की। नौकरशाही की स्थापना करके इसने हूण वंश की जो राजकुमारी थी हरिया, उसके साथ विवाह किया। तीसरा राजा देखते हैं। हमारा तीसरा राजा है चैतर सिंह। चैतर सिंह की ज्यादातर जानकारी हमें मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चैतर सिंह, इसका जो टाइम पीरियड था 1203 से 74 सिंह, इसके समय बुताला का युद्ध की जानकारी मिलती है। बुताला का युद्ध, बुताला का युद्ध दोस्तों 1234 में, 1234 में। इस बुताला युद्ध की जानकारी हमें हमीर मद मर्दन, जैसे सूर्य की एक बुक है हमीर मद मर्दन, जैसे सूरी, जैसी सूरी की एक बुक है हमीर मद मर्दन,
उसके अनुसार इस युद्ध की जानकारी मिलती है, बुताला के युद्ध की, जो चेतर सिंह के समय 1234 में हुआ था। वो किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों, देखते हैं। चेतर सिंह और इल्तुतमिश। इस युद्ध में इल्तुतमिश की बुरी तरह से हार हुई और चेतर सिंह की विजय हुई। इस युद्ध की जानकारी हमें हमीरमर्दन, जिसके लेखक हैं जयसिंह सूरी, हमीरमर्दन बुक है, जिसके राइटर हैं जयसिंह सूरी। इसकी जानकारी हमें हमीरमर्दन की पुस्तक से मिलती है, जिसके राइटर हैं जयसिंह सूरी। इल्तुतमिश और चेतर सिंह के मध्य मुतल्ला का युद्ध हुआ 1234 में। और अगला राजा है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, रतन सिंह। हाँ दोस्तों, वो है रतन सिंह पद्मिनी वाला। ये अंतिम राजा था जिसने रावण की उपाधि धारण की। इसके बाद सिसोदिया वंश स्टार्ट होता है और राणा शाखा का प्रारंभ होता है। जो भी राजा हुए वो राणा की उपाधि धारण करने लगे। इसका जो छोटा भाई था कुंभकर्ण, वो नेपाल चला गया और नेपाल में राणा शाखा का प्रारंभ किया। उसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। इसमें रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ जिसे, और पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। जौहर दोस्तों राजा के नेतृत्व में होता है। राजा के नेतृत्व में, और जो जौहर होता है वो रानियों के नेतृत्व में कहा जाता है। पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ मिलकर अग्नि जौहर किया और अपनी आन मान शान को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। थोड़ा डिटेल से बताते हैं दोस्तों शाखा के बारे में। ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा था 1303 का। शाखा के बारे में दोस्तों डिटेल से बताते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है जौहर और एक होता है केसरिया। केसरिया बाना पहनकर राजा युद्ध करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं केसरिया। और अग्निकुंड में रानियों द्वारा जौहर किया जाता है। अपनी आन मान शान को बचाते हुए जो वीर गति को प्राप्त हो जाती है रानियां, वो जौहर करती हैं। रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ मिलकर जौहर किया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, अधिकार करने के बाद अपना जो पुत्र उसका नाम था खिजर खां को अपना एक किला सौंप दिया, जिसने उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। खिजर खां नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद कर दिया। दोस्तों मैं बता दूं आपको जानकारी के अनुसार, जो खिजर खान था वो था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, जिसने गंभीरी नदी के किनारे पुल बनवाया और एक मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे के अभिलेख में क्या दोस्तों, सबूत मकबरे का निर्माण गंभीरी नदी पर पुल बनवाया, पुल का निर्माण करवाया और मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे के अभिलेख में अपने पिता एक को अलाउद्दीन खिलजी को, एक नाम से पुकारते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को
ईश्वर की छाया बताया, ईश्वर की छाया। इस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया बताया, छाया बताया। और दूसरा संसार का रक्षक, संसार का रक्षक अपने पिता को किस अभिलेख में, मकबरे के अभिलेख में, मकबरे के अभिलेख में अपने पिता को, मकबरे के अभिलेख में, मकबरे के अभिलेख में अपने पिता को संसार का रक्षक कहा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड करते हैं दोस्तों। ये जो रानी पद्मिनी थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी, पिता का नाम था गंधर्व और माता का नाम था चंपावती। धनुर्विद्या में धनुर्धर और निशानेबाज में तीरंदाज, जीते किसी चाल और गिद्ध किसी नजर। पिता था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती। मेवाड़ में धार्मिक और राजनीतिक गुरु जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन ने रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया कि पानी पीते हैं तो पानी दिखता है कंठ में से, शीशे में देखते हैं आईना तो शीशा टूट जाता है। राजनीतिक धार्मिक गुरु थे, शास्त्रों में क्या था, राघव चेतन, राघव चेतन। इसने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया, किसके सामने, अलाउद्दीन के सामने, जिसके कारण अलाउद्दीन की चाहत और बढ़ गई रानी पद्मिनी को हासिल करने में। और अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता था तो खिजराबाद के किले में, जिसका नाम था चित्तौड़गढ़, खिजराबाद के किले में 30,000 लोगों को, 30,000 लोगों का कत्ले आम करवाया और उन्होंने उनको जिंदा दीवारों में चुनवाया। 30,000 लोगों को के किले में कत्ले आम करवाया और जिंदा दीवारों में चुनवाया। इसकी जानकारी राजस्थान में जितने भी जो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध हुए उसकी जानकारी हमें एक राइटर हुए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक बुक है खजाइन उल फुतुह, बुक का नाम है खजाइन उल फुतुह, इसका दूसरा नाम है तारीख ए अलाई। खजाइन उल फुतुह और इसका दूसरा नाम है तारीख ए अलाई। इस बुक के माध्यम से हमें राजस्थान में अलाउद्दीन के जितने भी जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों की जानकारी हमें कौन सी बुक देती है, तारीख ए अलाई। इसका दूसरा नाम है खजाइन उल फुतुह। इसके राइटर कौन है, अमीर खुसरो। इस जो चित्तौड़गढ़ के जो रतन सिंह का जो भी जो टाइम पीरियड था जिसमें भी घटना हुई, इस घटना को सत्य माना किसने, जेम्स टॉड और मोहनता नैन्सी, जो अपने राइटर के लिए प्रसिद्धि दी। जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, जिसे जेम्स टॉड और नैन्सी, इन दोनों ने इस घटना को सत्य माना। और राजस्थान के जो राइटर हैं सूर्यमल मिशन, उन्होंने इस घटना को काल्पनिक और असत्य माना। सूर्यमल मिशन ने इस घटना को असत्य माना, असत्य माना। इसके साथ थोड़ा बैकग्राउंड में चलते दोस्तों। जो रतन सिंह था
रतन सिंह के जो सेनापति थे वो थे गोरा और बादल। रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल, जो अलाउद्दीन के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।